नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो मार्केट में आज 0.55% की तेजी देखने को मिली है। स्टार्ट में मार्केट मंदी के साथ काम कर रहा था। 12 बजे के बाद मार्केट में रिकवरी होती है और एंड में जाकर मार्केट 0.55% तेजी के साथ बंद होता है। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे जो मार्केट की दिशा को आने वाले समय में तय कर सकता है, और बाद में एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिस स्टॉक में आज बड़ा क्रैश देखने को मिला है। सबसे पहली जो न्यूज है वो है रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आउट हो चुका है और डेटा 5.72% है, जो पिछले महीने के कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है। अगर आरबीआई के कंफर्ट जोन को देखें तो 2% से 6% तक में अगर इन्फ्लेशन का रेट रहता है तो आरबीआई कंफर्टेबल होता है। अदरवाइज अगर इन्फ्लेशन का रेट 6% से ज्यादा होता है तो आरबीआई को इंटरेस्ट का रेट बढ़ाना पड़ता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इन्फ्लेशन का डेटा 5.72% है, जो कि 6% से कम है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है इंडियन मार्केट के लिए। अगर पिछले मंथ का डेटा देखें तो पिछले मंथ में ये 5.88% था, जो कि घटकर 5.72% हो चुका है। और दोस्तों, ये जो डेटा आया है इन्फ्लेशन का, ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन से भी बेटर है। आप देख सकते हैं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था जितना डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन का उससे बेटर है। तो ये मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट पुश करता है कि हो सकता है आने वाले समय में आरबीआई को इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना न पड़े इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रेट को देखें, 4% ये अक्टूबर मंथ में था, जो कि बढ़कर 7.1% नवंबर के मंथ में हो चुका है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि इंडिया में कंजम्पशन है, डिमांड है, तभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो मार्केट के लिए काफी अच्छी बात है। दूसरा न्यूज है यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा आउट हो चुका है। दोस्तों, यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी सेक्टर की कंपनी है जो यूएस में अच्छे खासे अमाउंट में एक्सपोर्ट करती है और उनका ज्यादातर रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। जैसे कि आईटी सेक्टर हो गई, केमिकल सेक्टर हो गई, फार्मा सेक्टर हो गई, और भी अन्य सेक्टर है जो यूएस में अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है। अगर यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा हाई होगा तो यूएस का जो रिजर्व बैंक है वो इंटरेस्ट के रेट को बढ़ाएगा लिक्विडिटी को कम करने के लिए, जिससे डिमांड की कमी हो जाएगी और इंडिया की जो भी सेक्टर यूएस में एक्सपोर्ट करती है उनके रेवेन्यू पर असर देखने को मिल सकता है। तो यूएस का भी इन्फ्लेशन का डेटा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है, 6.5% आया है, जो कि पहले 7% के आसपास था। नवंबर मंथ में देखें तो ये 7% था, जो कि अभी घटकर 6.5% हो चुका है। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव न्यूज है। अब दोस्तों, जैसे ही मार्केट में न्यूज आती है कि इन्फ्लेशन का डेटा 6.5% का है, यूएस मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलता है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि आने वाले समय में फेडरल रिजर्व जो है वहां का रिजर्व बैंक वो इंटरेस्ट के रेट को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही कमेंट्री आती है यूएस फेडरल रिजर्व का कि आने वाले समय में भी जो 2023 है पूरा, इंटरेस्ट का रेट घटने वाला नहीं है और घटने की संभावना 2024 में ही है, क्योंकि अभी भी 6.5% इन्फ्लेशन का रेट है और उनका टारगेट है कि वो इसको घटाकर 2% तक लाना चाहते हैं, जो कि अभी भी टारगेट से काफी ज्यादा है। अगर ओवरऑल देखें तो इंडिया के मार्केट से पॉजिटिव न्यूज है, यूएस के मार्केट से निगेटिव न्यूज है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में जो भी इन्फ्लेशन का रेट था अपने हाई तक पहुंच चुका है, अब घटने की संभावना ज्यादा है और बढ़ने की संभावना कम है। हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़े, जब यूएस का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट के रेट को घटाना स्टार्ट करेगा, मार्केट आपको बहुत ही तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। आज मार्केट में तेजी थी, लेकिन अगर एलटीटीएस के स्टॉक को देखें तो 5.34% का क्रैश देखने को मिला है। अगर गिरावट के प्राइमरी रीजन को डिस्कस करें तो मॉर्गन स्टैनली ने सेल का रेटिंग दिया है और टारगेट की बात करें तो टारगेट दिया है 3,300 रुपीज।
अब दोस्तों ऑलरेडी स्टॉक 3,400 रुपीज के आसपास आ चुका है। मॉर्गन स्टैनली का टारगेट है 3,300 रुपीज। स्टॉक में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसको डिस्कस करने से पहले इसी कंपनी से जुड़ी एक और न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें एलटीटीएस 800 रुपीज खर्च करके स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन बिजनेस को अपने पेरेंट कंपनी जो है एलएनटी उससे एक्वायर करने वाली है। अब दोस्तों ये स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन बिजनेस है, ये क्या करती है, स्मार्ट सिटीज को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। 2016 में स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन की स्थापना होती है, जो क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, स्मार्ट सिटीज को इंड टू इंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सिटी सर्विलांस, ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैनेजमेंट और अन्य प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है। स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन के पास 700 इंजीनियर्स इंप्लॉयड हैं और इसका रेवेन्यू को देखें तो 1000 करोड़ रुपीज इसका रेवेन्यू है। ये जो एक्विजिशन है आने वाले 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों इससे एलटीटीएस को क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेंड करेगा। कंपनी एक्विजिशन कर रही है, अपने पेरेंट कंपनी से ही कर रही है, लेकिन बिजनेस में एक सिनर्जी आ जाएगा। कंपनी को और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करने में मदद मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में स्मार्ट सिटीज का जो स्मार्ट सॉल्यूशंस है उसका बिजनेस काफी अच्छे से बढ़ने वाला है। और एलटीटीएस एक प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनी है। 2 प्रकार की आईटी कंपनी होती है, एक सर्विस आईटी कंपनी और दूसरी प्रोडक्ट आईटी कंपनी। एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी जैसी जो कंपनी है ये प्रोडक्ट आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी आपको सर्विस आईटी कंपनी के कैटेगरी में आती है। अब दोस्तों अगर एलटीटीएस के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो 34 का मिलेगा आपको। अगर एलटीटीएस का कंपैरिजन अन्य प्रोडक्ट आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी के साथ करें तो टाटा एलेक्सी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 58 का है, केपीआईटी का भी 60 के आसपास देखने को मिलता है। तो अन्य कंपनियों की तुलना में आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो रीजनेबल वैल्यूएशन पर देखेंगे। कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। कंपनी अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रही है और कंपनी डेट फ्री भी है और कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जा रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर भी काम करती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आईओटी हो गया, तो आने वाले समय में कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। अगर इसके ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो नॉर्थ अमेरिका से 63% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से 16% का, 13% रेवेन्यू इंडिया से आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8% का रेवेन्यू आता है। नॉर्थ अमेरिका में भी प्रॉब्लम चल रहा है, यूरोप में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इसी के कारण स्टॉक में अभी प्रेशर चल रहा है। अदरवाइज अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो 3,250 रुपीज पर इसका पहला सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट 3,000 रुपीज पर है। करेंट मार्केट प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, तो इस कंपनी में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर प्रेशर रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अगर लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो 245% का रिटर्न है, लेकिन ऊपर से डिस्काउंट को देखें तो एक समय स्टॉक 6,000 रुपीज तक चला गया था और अभी करेंट मार्केट प्राइस 3,448 रुपीज है। तो ऊपर से बहुत ही बड़े डिस्काउंट के साथ कंपनी अवेलेबल है, बहुत ही बड़े ग्रुप की कंपनी है, तो मैनेजमेंट का कोई भी इशू इस कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का ही मौका देखना चाहिए। आने वाले समय में ये कंपनी आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। मान लीजिए आपने किसी सर्विस आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस आईटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी अलग होती है और प्रोडक्ट आईटी कंपनी अलग होती है। तो इस तरीका से आईटी में भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और कंपनी आपको अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कर देगी। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।